गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सेल्स थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? तो उससे पहले मैं पूछ लूं जनाब, आप कैसे हो? आज अच्छे हो गए, मस्त हो गए? मैं भी सही हूँ, मस्त हूँ। आज पढ़ने वाले हैं कोशिका सिद्धांत। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? इससे पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर उमेश दसराज स्टडी @ उस पर जाके कोशिका के बारे में पढ़ सकते हो। मतलब इससे पहले वाला जो टॉपिक्स है, इसके पार्ट्स हैं। भाई मैंने कहा जैसे एक डिब्बा होता है, किसका? बोलोगे सर ट्रेन का। मैंने कहा एक ट्रेन होता है, उसका एक बागी होता है कि नहीं होता? बोलोगे सर बागी होता है। उसमें सारे डिब्बे एक के बाद एक के बाद एक के बाद श्रृंखला रूप में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं कि नहीं होते? बोलोगे सर जुड़े होते हैं। तो इससे क्या मतलब? मैंने कहा देख जनाब, जब इस बागी में इतने सारे डिब्बे एक के बाद एक क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसी प्रकार किसी भी टॉपिक का जो टाइटल होता है वो मैन होता है, बागी की तरह वर्क करता है। बोलोगे सर बागी की तरह कैसे वर्क करता है? भाई किसी का टाइटल समझ में आएगा तब उन डिब्बों के अंदर जो भी डेटा है, मटेरियल है, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। अर्थात जिस टॉपिक का टाइटल समझ में आ जाएगा, टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो उसमें आने वाले मटेरियल समझ में आएगा। तो इससे पहले मैंने कोशिका के बारे में पढ़ा दिया कि कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया। मैंने कहा मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में 64 में किया। समझ में आया? तो बोलोगे सर 1665 में। अब मैंने कहा जाके आप क्या करना है, एक बार देखना है किसमें? भाई पुरानी वीडियो में। ठीक है जनाब। तो आज हम क्या करने वाले हैं? कोशिका सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो इतनी चीज समझ में आ गई तो अपन लिए चलते हैं किसकी ओर? कोशिका सिद्धांत की ओर। तो चलिएगा अपन स्टार्ट करते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या होता है तो देखिएगा, कोशिका सिद्धांत या सेल्स थ्योरी। तो सेल्स थ्योरी जर्मन वैज्ञानिक कौन? स्लाइडन। जर्मन वैज्ञानिक कौन? स्लाइडन। ये क्या झमेला है? मैं कहा कोई झमेला नहीं है, ये एक साइंटिस्ट था। कौन? जर्मन वैज्ञानिक था। कौन? स्लाइडन था। अब बोलोगे सर स्लाइडन। मैं कहा हाँ स्लाइडन, ये था, बॉटनिस्ट था। इन्होंने क्या किया? सिद्धांत दिया। अब बोलोगे सर क्या मैंने कहा भाई यही तो है कोशिका सिद्धांत। किसने दिया? स्लाइडन ने। बट स्लाइडन ने नहीं दिया अकेले। मैंने कहा रुक, दूसरा भी देख जरा। ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन था? स्वान था, थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान कौन था? भाई जूलॉजिस्ट था। अब जूलॉजिस्ट अर्थात प्राणी वैज्ञानिक था। अब बोलोगे सर यस। मैंने कहा यही दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। क्या किया? कोशिका सिद्धांत दिया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलोगे सर इतनी चीज समझ में आई, सोच विचार के बता जरा। मैंने कहा जर्मन वैज्ञानिक स्लाइडन ने 1838 में क्या किया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। दूसरा चीज है ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन था? थियोडोर स्वान था, जिन्होंने 1839 में क्या किया था? कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। जब बताया तो इन्होंने क्या क्या बताया देखो जरा। अपन क्या करते हैं इसको समझते हैं। परंतु प्राणी वैज्ञानिक होते हुए भी कौन? अब बात चल रही है थियोडोर स्वान की। अब ये प्राणी वैज्ञानिक है कि नहीं है? इन दोनों में सर दिख तो रहा है कि जो जूलॉजिस्ट यानी प्राणी वैज्ञानिक है। जूलॉजिस्ट कौन है? बोलोगे सर ब्रिटिश वैज्ञानिक। अब ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन है? बोलो सर ये स्वान तो है। तो मैं कहा भाई देख जरा, जब स्वान है तो इसमें क्या लिखा? परंतु प्राणी वैज्ञानिक होते हुए भी इन्होंने ये बताया कि जो पादप का मुख्य लक्षण क्या है? भाई मुख्य लक्षण यही है कि जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। अर्थात जो सेल रहता है, कोशिका रहता है, उसके बाहर एक झिल्ली नुमा या भित्ति नुमा संरचना पाया जाता है, जिसे अपन कोशिका भित्ति कहते हैं या सेल वॉल कहते हैं। यही इसका मुख्य लक्षण होता है। कहना चाहिए कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। बट मैंने कहा क्या? देख जरा जनाब, ये जो बात कर रहा है कौन कर रहा है? बोलोगे सर स्वान कर रहा है। तो स्वान तो कर रहा है, बट सर स्वान तो प्राणी वैज्ञानिक था। मैं कहा हाँ जनाब, ये प्राणी वैज्ञानिक होते हुए भी क्या किया? वनस्पति यानी पादप के बारे में बता दिया कि पादप के बाहर एक कोशिका भित्ति होता है और कोशिका भित्ति पाया जाता है।
क्या बात समझ में आया? बोलोगे सर यस। मैं कहा देख जना, इतनी चीज समझ में आ गई। अब ये जो सिद्धांत दिया इन दोनों वैज्ञानिकों ने, स्लाइडन एंड स्वान, एक ने 1838 में दिया, एक ने 1839 में दिया, बट ये सिद्धांत दोनों के नाम से चलता है। बोलोगे सर दोनों के नाम से तो चलता है, तो क्यों चलता है? मैं कहा देख जनाब क्यों चलता है। इसलिए चलता है कि दोनों ने जो अपना डिस्क्राइब दिया था, डिफाइन किया था, तो उन दोनों डिफाइन करने के बाद दोनों तो डिफाइन किए, बट इसने इस प्रकार से कर दिया, इसने इस प्रकार से कर दिया, बट दोनों का जो डेटा था वो मैच कर रहा था। भाई बोलोगे ये क्या झमेला है? मैं कहा कोई झमेला नहीं, सबर कर देख जरा। मेन चीज ये है कि दोनों का डेटा मैच करना। अब देख इधर, तब समझ में आएगा। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर हुआ। प्रत्येक जीव, ठीक है, प्रत्येक मतलब ऑर्गेनिज्म या जीवों की उत्पत्ति, ठीक है, कहना चाहिए छोटे से जीव या बड़े से जीव की बात करें तो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति क्या होती है भाई? एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होती है। तब भाई इधर देख जरा, जो बॉटनिस्ट था स्लाइडन, इन्होंने क्या बताया कि पादप कोशिकाओं के बहुत सारे, मैंने कहा पादप कोशिका बहुत सारे समूह में या एक समूह तैयार किए। जब बहुत सारे होंगे तो समूह ही होंगे, तो जब बहुत सारे क्या होंगे, पादप कोशिका आपस में मिलकर एक पादप तैयार करते हैं। ये किसने बताया? बोलोगे सर स्लाइडन ने बताया कि बहुत सारे पादप कोशिका आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, पादप बना लेते हैं, प्लांट से प्लांट तैयार कर लेते हैं। रुक जरा, उसी प्रकार दूसरा वैज्ञानिक कौन है? स्वान है। अब ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है स्वान, बट जूलॉजिस्ट है। इन्होंने क्या बताया कि जो छोटी कोशिकाएं होती हैं, छोटी कोशिका अर्थात जंतु कोशिकाएं, बहुत सारी जंतु कोशिकाएं आपस में मिलकर, मैंने क्या कहा, बहुत सारे जंतु कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जंतु या प्राणी का निर्माण करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलोगे सर करेंगे। तो स्वान ने ये बताया कि बहुत सारे जंतु कोशिकाएं मिलकर जंतु का निर्माण करते हैं, एनिमल्स का निर्माण करते हैं। बोलोगे यस सर। जिस प्रकार बॉटनिस्ट ने बताया कि बहुत सारी पादप कोशिकाएं मिलकर पादप का निर्माण कर रहे थे, उसी प्रकार स्वान ने बताया कि बहुत सारे जंतु कोशिकाएं मिलकर जंतु का निर्माण कर रहे हैं। अब यही जो डेटा है वो एक दूसरे का मैच कर रहा था, और जब मैच कर रहा है इसीलिए तो सेल्स थ्योरी लिखा गया है। इन दोनों के माध्यम से ये सेल्स थ्योरी की डिस्कवरी किया गया है या खोज किया गया है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? सोच विचार के बता जरा कि इन दोनों का डेटा मैच किया और इन्होंने क्या कर दिया, सेल्स थ्योरी लिख डाला, ये सिद्धांत की खोज कर डाला। परंतु इसमें एक क्या आ गया, इन दोनों वैज्ञानिकों से क्वेश्चन किया गया, प्रश्न किया गया। तो प्रश्न क्या किया गया, देख जनाब, दोनों वैज्ञानिकों से पूछा गया कि पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है। इन दोनों वैज्ञानिकों ने नहीं बता पाया कि पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है। तब जाके यह कोशिका सिद्धांत क्या होता है, अपूर्ण रह जाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। तो जब अपूर्ण रह जाता है तब इस कोशिका सिद्धांत में एक नया वैज्ञानिक एंट्री करता है। क्या करता है? एंट्री करता है भाई। बोलेगा क्या सर? मैंने कहा देख जना, कौन आया? रुडोल्फ विर्चू आया। कब आया? 1855 में आया। मैंने कहा देख जनाब, 1855 में रुडोल्फ विर्चू ने क्या किया, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स थ्योरी लाया। जो सेल्स थ्योरी को स्लाइडन एंड स्वान ने क्या किया था, डिस्कवरी किया था, मतलब कर रहे थे, तो कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं सेल्स थ्योरी पूर्ण ना होने के कारण क्या रह गया, अपूर्ण रह गया। तो उसको पूर्ण करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए, मॉडिफाइड करने के लिए, या कहना चाहिए मेंशन करने के लिए कौन आया भाई? रुडोल्फ विर्चू आया। अब सर जैसे एग्जामों में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स थ्योरी किसने दिया, तो पता होना चाहिए कि रुडोल्फ विर्चू। दूसरा चीज, मॉडर्न सेल्स थ्योरी किसने दिया, तो पता होना चाहिए वही वैज्ञानिक है। बट इतने प्रकार के नामों से जाना जाता है किसको? जिस सेल्स थ्योरी का क्या किया है, मॉडिफिकेशन किया है। किसने किया है? रुडोल्फ विर्चू ने किया है। तो देख जरा,
मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, मॉडर्न ऑफ सेल्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सेल्स लाइनेज थ्योरी के नाम से जाना जाता है, सेल्स डॉक्टरेट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने नामों से क्या किया जाता है, इस सेल्स थ्योरी को जो स्लाइडर एंड स्वान ने दिया था उसमें जो अपूर्ण रह गया था उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए कौन आया, नया वैज्ञानिक रोडोल्फ विर्चू 1855 में आए और इन प्रकार के नामों से इनको क्या किया, डिफाइन किया कि इन प्रकार के नामों से इन्हें जाना जाता है। बट इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो इनका मेंशन किया हुआ मेन कथन था, एक कथन था जिसे क्या कहते हैं, देखिएगा जनाब, ऑन ई सेलुला। यह कथन किसने दिया, रोडोल्फ विर्चू ने दिया 1855 में। और इन्होंने यह बताया कि हर एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। अर्थात जिस प्रकार कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनते हैं, उसी प्रकार पुरानी कोशिका से या पेरेंट कोशिका से डॉटर सेल्सों का निर्माण होता है, एक पुरानी कोशिका से नई कोशिका बनते हैं। क्या बात समझ में आई? यही कथन किसने क्या किया था, प्रस्तुत किया था या समझाया था, कौन ने, रोडोल्फ विर्चू ने। यही क्वेश्चन स्लाइडर एंड स्वान से पूछा जा रहा था, तो वह इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए या रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, जिसके कारण क्या हो गया था, कोशिका सिद्धांत अपूर्ण हो गया था। बट अपन कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत में इसका भी महत्वपूर्ण रोल है, किसका, रोडोल्फ विर्चू का। तो इतनी बात अच्छे से समझ में आया होगा। देखिएगा जनाब, यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस प्रकार से देखिएगा, एक ओल्ड सेल्स है, उससे दो डॉटर सेल्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलोगे सर ये डॉटर सेल्स दिख रहे हैं, मैंने कहा देख जनाब, ओल्ड सेल्स से दो न्यू सेल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? बोलोगे सर सेल तो बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देख जरा, अब इस कोशिका सिद्धांत में इतना बात समझ में आने के बाद मैंने कहा कुछ चीजें कोशिका से रिलेटेड अपवाद भी है। तो अपवाद क्या है? मैंने कहा देख जनाब, अपवाद यह है कि जो वायरस है, विषाणु है, वायरॉइड है, प्रियॉन है, प्रियॉन। अब बोलोगे सर ये तीन नाम क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा धैर्य रख, सबर कर, इसके बारे में भी बताएगा। मैं बताएगा कि वायरस या विषाणु क्या होता है। मैं कहा वायरस विषाणु जिसमें न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, परंतु होने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, एक अपनी कोशिका जैसी संरचना नहीं बना पाए, इसलिए इसे कोशिका में नहीं रखा गया। यही तो सबसे बड़ा अपवाद है। अपवाद है कि नहीं? बोलेंगे सर अपवाद है। मैंने कहा दूसरा देख जनाब, वायरॉइड क्या होता है सर, इसमें न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है बट प्रोटीन अब्सेंट होता है, तो ये क्या कोशिका की संरचना बना पाएगा? बोलोगे सर जब प्रोटीन ही अब्सेंट होता है तो क्या कोशिका का लेयर बनेगा? सर नहीं बन सकता, क्योंकि कोशिकाओं के लेयर में भी प्रोटीन का एक रोल होता है जो उसको बनाने में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। तो बोल दोगे सर ये भी कोशिका की संरचना नहीं बना पाए। अब जब कोशिका की संरचना नहीं बना पाए तो इनको कोशिका बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो जब कोशिका नहीं बोलेंगे तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से अपवाद हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे सर अपवाद तो हुआ। मैंने कहा देख जनाब, तीसरा क्या बोल रहा है, प्रियॉन बोल रहा कि इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता बट प्रोटीन पाया जाता है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, प्रोटीन नहीं पाया जा रहा था, न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा था। बट इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड अब्सेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये भी क्या कोशिका का स्तर बना पाएगा? सर ये भी कोशिका का स्तर नहीं बना सकता, इसलिए ना तो कोशिका में आ रहे हैं, और जब कोशिका में नहीं आ रहे तो ये एक प्रकार से क्या हो गए, अपवाद हो गए कि नहीं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देख जनाब, अब दूसरा लेके आते हैं, प्रोकैरियोटिक्स। क्या प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। अब सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा दोनों का क्या कर दिया, प्रोनाउन संधि विच्छेद करके देख जरा। मैंने कहा प्रोकैरियोट और दूसरा है प्रो और दूसरा है कैरियोटिक। मैंने प्रो को अलग किया और कैरियोटिक को अलग किया। जब दोनों को अलग कर दिया तो दोनों को अलग करने के बाद मैंने देखा प्रो मतलब पुराना, पूर्व, प्राचीन, प्रारंभिक, इतने सारे अपन इसको क्या कर सकते हैं, नामों से जान सकते हैं, या संधि विच्छेद या इसके बारे में अलग कर सकते हैं। और कैरियोटिक मतलब सबसे सिंपल चीज, केंद्रक न्यूक्लियस।
सर मैंने बताया कि आपने तो प्रो के कितने सारे नाम बता दिए, पूर्व हो गया, प्राचीन हो गया, पहले का हो गया और प्रारंभिक हो गया। तो भाई इतने सारे नाम तो हैं, बट इस नाम के साथ जुड़ कौन रहा है बोलोगे सर? केंद्रक जुड़ रहा है, मतलब पुराना केंद्रक, प्राचीन केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक भाई। तो इसके साथ साथ एक और, इसको बोलते हैं अविकसित केंद्रक, अर्थात सुविकसित केंद्रक नहीं होता है किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में या सेल्स में। बोलोगे सर ये क्या झमेला है? मैंने कहा कोई झमेला नहीं, सब्र कर देख जरा इधर। इसमें अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। जब किसी कोशिका में अविकसित केंद्रक पाए जाते हैं तो उससे यह समझ में आता है कि इसके जो डीएनए होंगे, इसके डीएनए तो केंद्रक में नहीं है, अर्थात केंद्रक नहीं है तो केंद्रक में पाए ही नहीं जाएंगे। जब नहीं पाए जाएंगे तो इस कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा होगा, उस जीव द्रव्य में क्या होंगे? यह कोशिकांगों के भांति फैले हुए पाए जाएंगे। क्या? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। समझ में आया कि नहीं आया बोलोगे सर? देख जरा इधर, क्या समझ में नहीं आया? क्या देख जरा, केंद्रक झिल्ली। मैं कहा भाई केंद्रक झिल्ली नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता सर? प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो उसमें लिखा ही गया है कि अविकसित केंद्रक होता है, अर्थात सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। किसमें अविकसित केंद्रक होता है? किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जब अविकसित केंद्रक होता है तो केंद्रक नहीं पाया जाता। जब केंद्रक नहीं पाया जाता तो केंद्रक झिल्ली कैसे पाया जाएगा? सही है कि नहीं है बोलोगे सर? बहुत बढ़िया, मैंने कहा कुछ नहीं, देख जना उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्रक नहीं। उसके बाद में केंद्रिका नहीं होता, तो केंद्रिका कैसे होगा भाई? जब ना उसमें केंद्रक है ना केंद्रक झिल्ली है तो केंद्रिका कैसे होगा? तो इतने सारे क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंतर्गत, क्या होता है, इतने प्रकार से अपन क्या होते हैं केंद्रक के बारे में समझते हैं। केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, केंद्रिका नहीं पाया जाता, अविकसित केंद्रक होता है। अब देखो भाई, प्रोकैरियोटिक की बात आई तो इसकी जो आकार होता है 0.1 म्यूक्रॉन से 10 म्यूक्रॉन तक क्या होता है? इसका आकार होता है, यानी प्रोकैरियोटिक्स में आने वाले जीव या प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या समझ में आई इतनी बात? बोलोगे सर देख जनाब आगे क्या है, इसकी कोशिका दिख रहा है, इसमें कितने सारे कोशिकांग हैं छोटे छोटे, बट ये कोशिकांग बहुत कम ही पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। बट इसमें जो डीएनए है ये दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, बट इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते सर अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, जो इसमें क्या होता है, जो द्रव्य में क्या होता है बिखरा हुआ पाया जाता है। जब बिखरा हुआ पाया जाता है तो मैंने कहा देख इसमें जो डीएनए होगा, जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा वह गोलाकार होगा। जब गोलाकार होगा, सर्कुलर होगा, तो बोलोगे सर गोलाकार तो है बट बिना केंद्रक के है। मैंने कहा जी जनाब बिना केंद्रक के है। उसके बाद देख जनाब क्या बोल रहा है कि डबल स्टैंडर्ड है। भाई डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। बोला सर डीएनए डबल जब स्टैंडर्ड होता है तो ये द्विरंजकु, भाई द्विरंजकु क्यों बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड को? तो जब द्विरंजकु है तो भाई मैंने कहा डबल स्टैंडर्ड होने के साथ साथ जब ये देखो, जब डबल स्टैंडर्ड तो है और डीएनए को संघनित करने का काम कौन करता है? सर हिस्टोन प्रोटीन करता है, बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट है। क्या है? बोलोगे सर अब्सेंट है। जब एब्सेंट है तो बोलोगे सर इसमें गुणसूत्र कितने बनेंगे? मैंने कहा जनाब यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र 46 बनते हैं, बट इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो क्या समझ में आया कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है? बोलोगे यस सर। मैंने कहा देख जनाब दूसरा डीएनए गोलाकार होता है। बोलोगे यस सर। मैंने कहा देख जनाब तीसरा चीज क्या है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ये भी बताया। और ये क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो बोलोगे सर 1, बट इसमें हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अब्सेंट होता है। इतनी चीज समझ में आई किसमें? बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब देख जनाब इतनी चीज समझने के बाद मैंने कहा क्या, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका या सेल्स, ठीक, यूकैरियोटिक सेल्स। अब देख जनाब क्या होता है, ये डीएनए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलोगे सर डीएनए तो दिख रहा है। मैंने कहा डीएनए किससे बना होता है? सर अपन जैसे सेल्स तो पढ़ रहे हैं, सेल्स तो पढ़े, तो सेल्स की डिस्कवरी किया, खोज किया, वैज्ञानिकों ने खोज कर दिए। उसके बाद अलग अलग वैज्ञानिक आए, सिद्धांत दिए और इसके अंतर्गत जितने भी कोशिकांग थे उनके बारे में बताया। तो मैंने कहा उसी प्रकार तो एक डीएनए है।
डीएनए भी छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बना है, बट किसकी इकाई से? बोलोगे सर जीनों की इकाई। मैंने कहा देख, एक जीन ऐसा, दूसरा जीन ऐसा, अब ये जीन आपस में मिलकर एक श्रृंखलाबद्ध संरचना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? सर बनाएंगे। जब श्रृंखलाबद्ध या चेन बना लेंगे तो उस चेन को एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैंने कहा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बोल सकते हैं। और यही डीएनए डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। जब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो समझना, उसमें 92 डीएनए होंगे, अर्थात जीनों का ऐसा समूह जो डीएनए तैयार करता है। जब डीएनए तैयार करता है तो बोलोगे सर 92 डीएनए। मैंने कहा देख जनाब, एक छोटी सी कोशिका है, सेल्स है, उसमें कितना डीएनए, कितना लंबा डीएनए हो? सर 2.2 मीटर व्यास, 2.2 मीटर व्यास। तो ये क्या झमेला है सर, एक छोटी सी कोशिका में इतना बड़ा डीएनए, 1 मीटर समथिंग इतना होता है। मैंने कहा देख जनाब, 1 मीटर इतना कोशिका, दूसरा मीटर इतना। भाई मैंने कहा 1 मीटर इतनी कोशिका, अब इधर ही रोक के मैं इधर आया, दूसरा इतना। सर एक छोटी सी कोशिका में ये 2.2 मीटर व्यास वाला जो डीएनए है वह किस प्रकार से संघनित होता होगा, कैसे रहता होगा? मैंने कहा भाई देख, जो डीएनए है वह छोटी कोशिका में कैसे संघनित होता है, इससे पहले मैं क्या कर दूं, आपको एक एग्जांपल समझा दूं। भी दिख रहा है ये काइट? मैंने कहा एक पतंग होता है, उस पतंग में क्या होता है? माजा होता है। माजा होता है कि नहीं होता? सब बोलोगे स्वाभाविक सी बात है, बिना टैग या माजे से अपन किसी पतंग को उड़ा नहीं सकते। और पतंग उड़ाने के लिए क्या आसमान में जाए? नहीं सर, हम सीधे सीधे अपने घर के टेरेस में चढ़ जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पतंग को क्या करते हैं, काइट को उड़ाते हैं। तो बोलोगे यस सर, अब ये काइट से क्या झमेला है? मैंने कहा भाई सिंपल चीज है, किसी चीज को पढ़ने के लिए किसी से जोड़ना पड़ता है, और किसी चीज को जोड़ना जब तक जुड़ेगा नहीं समझ में आएगा नहीं। मैंने कहा पतंग से जोड़ा, अब किसको जोड़ा? मैंने कहा डीएनए को जोड़ा, और डीएनए को पतंग से जोड़ा, बट पतंग को नहीं जोड़ा, पतंग की जो टैग है, धागा है, माजा है, उससे जोड़ा। मैंने कहा देख जना, जो माजा है, अपन 2 किलोमीटर तक पतंग उड़ा देते हैं कि नहीं उड़ा देते? बोलोगे सर उड़ा देते हैं। तो पतंग से क्या मतलब? मैं कहा देख जना, उड़ाते जाओ, मजा आएगा नहीं आएगा? सर मजा तो आ रहा है पतंग उड़ाने से, पर डीएनए का क्या मतलब है? मैं कहा सबर कर जनाब, सबर कर, जरूर समझ में आएगा। जब पतंग को उड़ाने में जितना मजा लगता है, क्या लगता है? मजा, टैग लगता है। तो अपन 2 किलोमीटर तक क्या कर सकते हैं, आसानी से उड़ा सकते हैं। और उसको क्या करते हैं, एक चरखे में व्यवस्थित रूप से क्या कर देते हैं, संघनित कर देते हैं या फोल्ड कर देते हैं। क्या बात समझ में आई? बोलोगे सर समझ में तो आया। मैं कहा देख, उसी प्रकार जो डीएनए होता है, एक छोटी कोशिका में 2.2 मीटर व्यास वाला जो डीएनए होता है, उसको अपन क्या कर लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नामक चरखे में संघनित कर लेते हैं। क्या समझ में आया? मैंने कहा देख, जो डीएनए है, उस डीएनए को कितना मीटर है, 2.2 मीटर व्यास वाला डीएनए को अपन ने क्या किया, हिस्टोन प्रोटीन नामक चरखे में क्या कर लिया, संघनित कर लिया। संघनित तो कर लिया, बट मैंने कहा डीएनए, भाई 92 डीएनए है। कितने डीएनए? 92 अर्थात 46, यानी 92 डीएनए से मिलकर क्या होता है, जो 92 डीएनए से मिलकर आपस में जब मिलते हैं 92 डीएनए, तो उसका एक हाफ, उस डीएनए का एक हाफ बनने में, अर्थात गुणसूत्र को बनने में, कि एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मैंने कहा 92 का हाफ करके देख कितना होता है। बोलोगे सर 46 होता है। तो मैंने कहा एक व्यक्ति में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो बोलोगे सर 46 होते हैं, 23 जोड़े में होते हैं। तो वही चीज है, तो डीएनए से मिलकर ही गुणसूत्र बनता है, बट कैसे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन द्वारा संघनित किया जाता है। और जब हिस्टोन प्रोटीन द्वारा संघनित किया जाता है तो क्या बनता है? क्रोमेटिन बनता है। और क्रोमेटिन से ही तो अपने गुणसूत्र बनते हैं, वो भी 46 गुणसूत्र, जो कोशिका विभाजन में भी क्या होता है, हेल्पफुल होता है और हेल्प करता है। क्या बात समझ में आया? बोलोगे सर समझ में तो आया। मैंने कहा देख, आई होप आपको क्या हुआ होगा, ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू वीडियो को एक के बाद एक क्या करते रहेंगे, ट्रेन के डिब्बे के भांति क्या करेंगे, पूरे ट्रेन तैयार कर देंगे उस टॉपिक से। जब ट्रेन का भाग ही समझ में आएगा, उसका एंडिंग वाला भाग भी समझ में आएगा, बट
कंटिन्यू बने रहोगे, 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3 डिब्बा, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इससे ऐसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, कोशिकांग है, ऑर्गन है, उनको एक के बाद एक क्या करते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे। तो आपको ये वीडियो आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।